नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो हमने जैसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था, वैसे ही हम अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में हम इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। इंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो कॉइल्स जो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती लेकिन मैग्नेटिकली एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होती हैं। उससे होता क्या है कि एक के अंदर जो जब हम एक कॉइल को इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो दूसरे कॉइल के में ट्रांसफर हो जाता है और दूसरी कॉइल में भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम एक इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा रखे हैं। ये एक माइक्रोमीटर यहाँ पे फिक्स है। इस माइक्रोमीटर से हम इसको घुमा के इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट देंगे, आगे पीछे करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ये दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल को हमने एक्साइट किया है, इलेक्ट्रिकली उसको सप्लाई दी है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ अटैच होगा तो उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर है जीरो एडजस्टमेंट और स्पाइन एडजस्टमेंट के दो हमारे पास नॉब्स हैं। उसके अलावा ये हमारा है ट्रांसड्यूसर, इसके अंदर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर के बाद जो ट्रांसड्यूसर का सिग्नल आएगा उसको हम एम्पलीफाई और रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसको फिल्टर के थ्रू इस डिस्प्ले को दे देंगे ताकि ये यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली डिस्प्ले कर सके, रीडिंग यहाँ पे दे सके कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी दी, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, और इसके साथ साथ हम एक चीज और करेंगे कि यहाँ पे हम एम्पलीफायर के बाद ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, उसको हम उसकी रीडिंग हम यहाँ से लेंगे सीआरओ में से। तो सीआरओ को इसके साथ अटैच करेंगे तो इसकी रीडिंग हम सीआरओ से ले लेंगे कि इसके अंदर कितनी ईएमएफ जनरेट हुई है। तो इस तरह से हम इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। ये जो हमारी कॉइल्स लगी हुई हैं इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है। जैसे ये माइक्रोमीटर लगा हुआ है, उसके बाद कॉइल 1 और कॉइल 2 है, ये कॉइल 1 और कॉइल 2 है। तो इनमें से एक को हम एक्साइट करेंगे, इसको यहाँ से जैसे इसको हमने एक्साइट किया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी। तो अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक कोर है। तो ये कोर क्या होगा, ये इस एक्साइटमेंट की वजह से इस मैग्नेटिक कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम थोड़ा बहुत भी इस कॉइल के साथ अटैच है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ जनरेट कर देगा। तो इस ईएमएफ को हम आउटपुट के तौर पे लेके इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ईएमएफ जनरेट हुई है। तो अगर हम देखें वैसे इसका सर्किट कैसा होता है समझने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से हम इसको कॉइल बी को एक्साइट करेंगे और ये जो हमारा कोर है ये कोर आगे पीछे मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर। जैसे हम माइक्रोमीटर को घुमाएंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी आगे पीछे, तो वैसे ही ये कोर आगे या पीछे मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि इस कोर की लिंकेज कॉइल बी से कम और कॉइल ए से ज्यादा, या कॉइल बी से और ए से बराबर, या कॉइल बी से ज्यादा ए से कम, अलग अलग रेशियोज में होगी। तो उस रेशियो के हिसाब से ही इस कॉइल ए के अंदर
मैग्नेटिक इफेक्ट कम या ज़्यादा होगा और उसी वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेटेड भी कम या ज़्यादा होगी, जिसको हम मेजर कर लेंगे। वो मेजरमेंट हमें बता देगी कि ये कोर किस रेशो में इन दोनों कॉइल्स को आपस में मैग्नेटिकली लिंक कर रहा है। तो ज़्यादा कॉइल ए के साथ अगर वो अटैच होगा तो कॉइल ए में ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगी, अगर वो कम इसके साथ लिंक रहेगा कॉइल ए के साथ तो कम ईएमएफ जनरेट होगी। अब वो कम या ज़्यादा कैसे होगा? जैसे जैसे हम इस डिस्प्लेसमेंट को आगे ज़्यादा करेंगे तो ये कोर इस तरफ मूव करेगा और ये कॉइल ए के साथ इसकी लिंकेज इसका ज़्यादा होता जाएगा, जिससे हमारी ईएमएफ जनरेटेड बढ़ती जाएगी। तो इस प्रिंसिपल से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये अलग अलग कंडीशंस में होगा। जैसे ये कॉइल बी के साथ कम है, लिंक ए के साथ ज़्यादा है, यहाँ ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ बी के साथ ज़्यादा है, ए के साथ कम है। तो इस तरह से इसकी दोनों कॉइल्स के साथ लिंकेज डिफरेंट लिंकेज होगी और डिफरेंट अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होगी। अब हम इसकी पावर यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब इसकी पावर ऑन करके इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि ये हीट अप हो जाए और हीट की वजह से जो इसकी चेंजेस होनी है इसके इंटीरियर में वो उसके हिसाब से सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको चलते हुए 10-1 मिनट हो चुके हैं। तो अब अगर हम देखें, हमने ये 0 पे सेट किया हुआ है लेकिन यहाँ पे रीडिंग 0 नहीं आ रही, तो इसको हम इस 0 एडजस्टमेंट से सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से इसको 4 राउंड्स घुमाएंगे। 1 2 3 4। तो ये 4 राउंड घुमाने से ये 2 mm लीनियरली डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे 2 mm आना चाहिए, लेकिन ये अभी एरर शो कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास है स्पैन एडजस्टमेंट। तो स्पैन एडजस्टमेंट से हम इसको सेट करेंगे। तो अब ये हमें 2.0 की रीडिंग दिखा रहा है। अब हम इसको वापस कर देंगे। इसको वापस करने पे भी वो अभी यहाँ पे 0 की रीडिंग दिखा रहा है। इट मीन्स कि हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए तैयार है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे CRO के साथ। तो ये हमारा CRO है या DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो इसको हम इस इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे? उसका ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, अर्थ वाला पार्ट है, उसको अर्थ के साथ जोड़ देंगे, अर्थ वाली लीड अर्थ के साथ। और जो ये रेड वाली है, ये रेड वाली इस एम्पलीफायर की आउटपुट के साथ लगा देंगे। इसके बाद हम इस CRO पे आएंगे। CRO पे यहाँ पे हमारे पास है ऑटो का बटन। तो अभी ये स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखा रहा है, जैसे ही हम ऑटो का बटन दबाएंगे तो वो सिग्नल दिखाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा
सिग्नल आ गया। इसको थोड़ा हम छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिग्नल आ गया। तो जो इसके अंदर ईएमएफ सिग्नल जनरेट हुआ था हमारे इक्विपमेंट के अंदर, वो अभी हमें यहाँ सीआरओ पे दिख रहा है। तो इसमें हमने मेजरमेंट करनी है इसकी वोल्टेज, और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हमने यहाँ यूज़ किया है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पीक टू पीक वोल्टेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे, मेजर का बटन है, ये आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है मेजर। तो मेजर का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आएगा वोल्टेज, वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर वीपीपी, ये वीपीपी हमारी सिलेक्ट हो गई है। तो अब वीपीपी सिलेक्ट तो हो गई है, लेकिन उसको हम इस सिग्नल से उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो उसकी मेजरमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास एक ये येलोइश कलर की लाइन है, येलो, और एक ये रेड कलर की लाइन है, बार है। तो इसी तरह हमारे पास ये दो इसके कंट्रोल नॉब्स हैं। तो इस नॉब से हमारा रेड कलर का कर्सर ये बार मूव होता है। इस रेड कलर के कर्सर को हम यहाँ पे जस्ट इसकी पीक पे टच कर देंगे, और इसी तरह ये दूसरे नॉब से हमारा येलो कलर वाला बार मूव होगा। तो उसको भी हम यहाँ इसके बॉटम पे टच कर देंगे, एडजस्ट करके टच कर देंगे। तो ये हमारे नीचे बॉटम पे टच कर दिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारी रीडिंग आ रही है वीपीपी, यानी पीक टू पीक वोल्टेज 31.6 वोल्ट। तो ये 31.6 वोल्ट हमारी पीक टू पीक वोल्टेज आ गई। कब? जब हमारे 0 mm की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो 0 mm की डिस्प्लेसमेंट पे 31.6 की हमारी वोल्ट की हमारी पीक टू पीक वोल्टेज इस कोयल के थ्रू जनरेट हो रही है। इसको हम फिर धीरे धीरे अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ये हम इसको 5 mm पे 0.5 पे करते हैं। तो आपको 3 रीडिंग्स लेनी, 3 चीज़ें लिखनी है 3 कॉलम्स में, एक एक्चुअल रीडिंग, एक डिस्प्लेड रीडिंग, और एक यहाँ से जो हमारी वीपीपी यहाँ पे आ रही है। तो हर बार आप उसको 0.5 mm 0.5 mm बढ़ाते जाओगे, वहाँ पे उसकी एक्चुअल रीडिंग, डिस्प्लेड रीडिंग और ये वीपीपी नोट करोगे 0 mm से लेके 10 mm तक 0.5 के गैप पे इसको बढ़ाते जाओगे और ये रीडिंग नोट करते जाओगे। इससे आपका एक पूरा चार्ट बन जाएगा कि कितने mm की डिस्प्लेसमेंट पे कितनी वीपीपी जनरेट होती है और डिस्प्लेड रीडिंग में कितनी एरर आ रही है, वो भी हमें पता लग जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यूज 0 mm 0.5 mm 1 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm अप टू 10 mm तक उसको ले जाएंगे। उसके बाद उसकी डिस्प्लेड वैल्यू नोट करेंगे और डिस्प्लेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो एरर आ जाएगा, और जो पीक टू पीक वोल्टेज हमारी हमें उस मेजरमेंट होगी हमारी सीआरओ से, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक चार्ट बन जाएगा जो 0 mm से लेके 10 mm तक हम उसको फाइंड आउट करेंगे।